नमस्कार बच्चों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में अर्थात प्लांट हार्मोन्स में जिब्रेलिन्स के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उसमें से जिब्रेलिन भी एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत इजिली आपको इसमें समझ में आ जाएगा। एक प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा मुझसे कहते हैं कि सर जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं इसमें हार्मोन्स तो कई सारे हैं लेकिन उनके फंक्शन एक जैसे समझ में आते हैं। जब भी उनको स्टडी करो तब तो ठीक है, क्लियर रहता है थोड़ी देर तक, लेकिन बाद में सभी हार्मोन्स के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एक जैसे समझ में आते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा बेसिकली यदि इन हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे, थोड़े बेसिक्स को सीखेंगे, तो आप इजिली सभी हार्मोन्स के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में डिफरेंस कर लेंगे, उनको डिस्क्रिमिनेट कर लेंगे। और ऐसा करने के लिए हमें बेसिकली हार्मोन और उसके प्रोमिनेंट इफेक्ट क्या है उन पर ध्यान रखना है। माइनर इफेक्ट्स को हम लोग बाद में स्टडी कर सकते हैं, प्रोमिनेंट इफेक्ट से ही मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और आप इजीली उसको डिस्क्रिमिनेट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं जिब्रेलिन्स के बारे में कि जिब्रेलिन्स क्या है, उनको हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं। आपको सबसे पहले ध्यान देना है, जिब्रेलिन्स एक बड़ी फैमिली है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। इसमें कई सारे केमिकली रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, इस वजह से जिब्रेलिन कोई एक कंपाउंड नहीं है। आज की डेट में मोर देन 100 जिब्रेलिन्स आर आइडेंटिफाइड। तो आप कह सकते हैं एक ग्रुप है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, जिनका कैरेक्टर है प्लांट की स्टेम को इलोंगेट करना, अर्थात स्टेम इलोंगेशन, इंटैक्ट प्लांट की स्टेम को इलोंगेट करना। एंड सेकेंड वन इज मोस्ट प्रोमिनेंट फंक्शन, जो सेकेंड है वो है सीड जर्मिनेशन। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और स्टेम इलोंगेशन के इफेक्ट को आज की डेट में हम काफी ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। तो जिब्रेलिन्स क्या है? एक ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जिब्रेलिन्स एक ग्रुप है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, ठीक है। रेगुलेटर्स दैट कैरेक्टराइज्ड बाय देयर कैपेसिटी टू इनहेंस लेंथ ऑफ स्टेम, या हम इंटरनेट इलोंगेशन कह सकते हैं या स्टेम इलोंगेशन टर्म भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज इंड्यूस सीड जर्मिनेशन। तो यदि कोई हमसे क्वेश्चन करता है जिब्रेलिन्स क्या है, तो हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। और सेकेंड पॉइंट यदि हम उसमें और ऐड कर लें कि जिनकी कैपेबिलिटी है प्लांट की स्टेम को इलोंगेट करना और सीड जर्मिनेशन को इंड्यूस करना, तो एक इंट्रोडक्शन लगभग कंप्लीट हो रहा है और कई सारे फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। बायोकेमिकली यदि हम जिब्रेलिन्स की स्टडी करते हैं, बायोकेमिकली जिब्रेलिन्स क्या है, तो बायोकेमिकली जिब्रेलिन्स लिपिड्स हैं। आपको ध्यान रखना है क्या है, लिपिड्स है। और लिपिड्स में भी एक क्लास आती है जिन्हें हम लोग टर्पीन्स कहते हैं। लिपिड्स में भी एक क्लास है जिसे हम लोग टर्पीन्स कहते हैं। टर्पीन्स वो क्लास है लिपिड की जो आइसोप्रीन यूनिट से सिंथेसाइज होते हैं, आइसोप्रीन यूनिट्स। तो आपको इसको इस तरह से बहुत ज्यादा नहीं याद रखना है, बस आपको ध्यान रखना है जिब्रेलिन्स इज ए ग्रुप ऑफ लिपिड्स दैट बिलोंग्स टू टर्पीन फैमिली, जो टर्पीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और टर्पीन्स उन्हें कहते हैं जो आइसोप्रीन यूनिट से सिंथेसाइज होते हैं। आइसोप्रीन यूनिट्स क्या है, तो 5 कार्बन की एक ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन यूनिट होती है, उसे हम लोग आइसोप्रीन यूनिट कहते हैं। उसके रिलेशन में आपको नहीं जाना है और आपको ध्यान रखना है जो आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं दे सिंथेसाइज्ड बाय मेवेलोनिक एसिड पाथवे। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, जब आगे आप स्टडी करेंगे बहुत ज्यादा बायोकेमिस्ट्री वगैरह में, तब आप वहां स्टडी करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स, कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस मेवेलोनिक एसिड पाथवे से होती है, ठीक है। तो वही पाथवे लिपिड्स की सिंथेसिस का है। तो आप सिंपली ध्यान रखना है जिब्रेलिन्स क्या है, तो दे आर टर्पीन्स एंड सिंथेसाइज्ड बाय मेवेलोनिक एसिड पाथवे। ये दो पॉइंट याद रखने हैं। आज की डेट में मोर देन 100 जिब्रेलिन्स आर आइडेंटिफाइड। ये जिब्रेलिन्स आइडेंटिफाइड है प्लांट में और फंजाई में, ठीक है। जब इतने सारे जिब्रेलिन्स आइडेंटिफाइड हैं तो इनको हम कैसे अलग अलग नाम दें, नॉमेनक्लेचर क्या हो, तो जितने भी जिब्रेलिन्स होते हैं
सभी जिब्रेलिन्स के पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इस वजह से, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से हम लोग इनको जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं, जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं। इस वजह से हम इनको सॉल्ट में Ga से रिप्रेजेंट करते हैं, Ga, जिब्रेलिक एसिड। G स्टैंड करता है जिब्रेलिन के लिए और A स्टैंड कर रहा है एसिड के लिए। इस वजह से जो मोर देन 100 जिब्रेलिन्स आइडेंटिफाइड हैं उनको हम डेजिग्नेट करते हैं Ga1, Ga2, Ga3, Ga4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मोर देन 100 जिब्रेलिन्स आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम प्लांट्स टू फंजाई, दे आर डिनोटेड एज G1, G2, G3 एंड सो ऑन। आपको ऐसे ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले कौन सा जिब्रेलिन आइडेंटिफाई हुआ? तो फर्स्ट जिब्रेलिन वाज आइडेंटिफाई, ठीक है, वो है Ga3, जिब्रेलिक एसिड 3 सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ और मोस्ट स्टडीड, सबसे ज्यादा स्टडी किया गया जिब्रेलिन है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। और मोस्ट ऑफ जिब्रेलिन्स कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। ये सिंपल इंट्रोडक्शन है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं। कई बार हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल है और 2-3 पॉइंट हिस्ट्री में भी है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो जिब्रेलिन की डिस्कवरी की हिस्ट्री क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, एक जापानी साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कुरसावा। ठीक है, जापानी साइंटिस्ट कुरसावा ने सबसे पहले जिब्रेलिन को आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया इन 1926। तो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? कुरसावा ने। ये आपको ध्यान रखना है, जापानी साइंटिस्ट है, 1926 में डिस्कवर किया। किन प्लांट्स में डिस्कवर किया? तो ये राइस सीडलिंग्स थे, राइस के प्लांट्स थे। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि जो राइस चावल के खेत थे, ठीक है, उनमें उन्होंने देखा कि कुछ पौधे काफी थिन और टॉल हैं। जो क्रॉप है, जो फसल है, उसमें से उन्होंने देखे कि कुछ पौधे काफी थिन और टॉल हैं, बाकी जो रिमेनिंग है वो नॉर्मल पौधे। तो उन्होंने देखा कि ये पौधे नॉर्मल पौधों से कैसे डिफरेंट है, ये थिन और टॉल इतने क्यों हो गए। इस वजह से उन्होंने जब उसकी क्लोजली स्टडी की तो देखा कि वो टॉल थिन राइस प्लांट इन्फेक्टेड हैं एक फंगस से, एक फंजाई से इन्फेक्टेड हैं जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजोकोराई। आपको ध्यान रखना है कौन सी फंगस है? जिब्रेला फ्यूजोकोराई। इस फंगस से वो इन्फेक्टेड हैं और ये फंगस प्रोड्यूस कर रहा था जिब्रेलिन। तो फंगस प्लांट की बॉडी के साथ एसोसिएटेड है क्योंकि इंफेक्शन कॉज किया है। इस वजह से प्लांट की बॉडी में फंगस के थ्रू जिब्रेलिन प्रोड्यूस हो रहा है और वो प्लांट की बॉडी को इलोंगेट कर रहा है, उसकी स्टेम को इलोंगेट करता जा रहा है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है, डिस्कवरी होती है तो किसने डिस्कवर किया? कुरसावा ने। और कौन सा फंगस या कौन से प्लांट में डिस्कवर किया? तो राइस प्लांट में, राइस सीडलिंग्स में। कौन सी फंजाई का इन्फेक्शन था इन प्लांट्स में? तो आपको ध्यान रखना है जिब्रेला फ्यूजोकोराई का। ठीक है, और जब इन राइस प्लांट को हम लोग देखते हैं कि ये काफी इलोंगेटेड हैं और थिन हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, इनका जो क्रॉप यील्ड था वो बहुत कम था और इन इन्फेक्टेड प्लांट को डिजीज्ड प्लांट कहा गया और उस डिजीज का नाम दिया गया बेकानी डिजीज। आपको ध्यान रखना है, जो ये प्लांट है उनमें फंगस का डिजीज है, उस डिजीज को कह रहे हैं बेकानी डिजीज। ठीक है, या पुलिस सीडलिंग डिजीज भी इसे कहा जाता है। ये सिंपल डिस्कवरी का पार्ट हुआ। तो किसने डिस्कवर किया? कुरसावा ने 1926 में। किस प्लांट में डिस्कवर किया? तो राइस प्लांट में। और कौन सी फंजाई उस राइस को इन्फेक्ट किए हुए थी? तो आपको ध्यान रखना है जिब्रेला फ्यूजोकोराई। ठीक है, और इस डिजीज को क्या नाम दिया गया? तो बेकानी डिजीज या पुलिस सीडलिंग डिजीज नाम दिया गया। लेकिन सबसे पहले याबुता एंड सुमकी, इन दो ने सबसे पहले 1938 में आइसोलेट किया इस फंगस से जिब्रेलिन को। सबसे पहले इस कंपाउंड को आइसोलेट किया याबुता एंड सुमकी ने और उसे नाम दिया जिब्रेलिक एसिड। ये थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे मोस्ट कह सकते हैं कि इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिब्रेलिन का प्लांट की फिजियोलॉजी पर इफेक्ट क्या है।
प्लांट की फिजियोलॉजी में वो कौन कौन से चेंजेस को ट्रिगर करता है, ये सबसे मोस्ट कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट हम लोग स्टडी भी कर चुके हैं जिसमें स्टेम इलॉन्गेशन और सीड जर्मिनेशन के पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो सबसे पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन। यदि इफेक्ट हमें पता है तो हम उसे आर्टिफिशियली अप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, और उसके बेनिफिट्स जो नॉर्मल फार्मर्स हैं उन्हें प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट, पहला इफेक्ट हम लोग लेके आते हैं स्टेम इलॉन्गेशन या इंटरनोड इलॉन्गेशन। ये प्लांट की इंटैक्ट स्टेम को या इंटरनोड्स को क्या करते हैं, इलॉन्गेट कर देते हैं। जरा देखिए यहां पर ये दो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स को आप देखेंगे इनके स्टेम बहुत छोटे हैं। स्टेम छोटे होने की वजह से इनकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो आप देख पा रहे हैं ये काफी इलॉन्गेटेड प्लांट हैं, काफी इनके जो स्टेम्स हैं वो काफी इलॉन्गेटेड हैं। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये दो प्लांट हैं जो काफी शॉर्ट हैं, और जस्ट उनके साइड में प्लांट्स हैं उनकी स्टेम्स काफी लॉन्ग हैं। इसका मतलब ये है कि जब इनको ट्रीट किया गया जिब्रेलिक एसिड से तो इस ट्रीटमेंट के साथ ही ये काफी इलॉन्गेट हो जाते हैं, जो यहां पर पहले टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेम इलॉन्गेशन। अब आप समझ रहे हैं कि यदि स्टेम को इलॉन्गेट कर सकते हैं, इंटैक्ट प्लांट की स्टेम को इलॉन्गेट कर सकते हैं, तो इसका एक प्रोमिनेंट यूज हो सकता है शुगर केन में। गन्ने की खेती में आप जानते हैं जो गन्ने का पौधा है उसकी स्टेम की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि शुगर का स्टोरेज उसकी स्टेम में होता है। यदि हम जिब्रेलिन का स्प्रे कर देंगे शुगर केन की क्रॉप पर तो उनके स्टेम्स क्या होंगे, इलॉन्गेट हो जाएंगे। यदि स्टेम इलॉन्गेट होंगे तो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, ठीक है, या पर एकड़ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एक एप्लीकेशन है जिब्रेलिन का शुगर केन में। ठीक है, तो जरा देखिए स्प्रेइंग Gibberellins on sugarcane crop increase the length of the stem, thus increasing the yield by much as 20 tons per acre। यदि हम शुगर केन पर इसका स्प्रे करेंगे तो स्टेम इलॉन्गेट होगा, जिससे क्रॉप यील्ड लगभग मोर देन 20 टन्स पर एकड़ इंक्रीज कर जाएगी। ये स्टेम इलॉन्गेशन का एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। सेकेंड पॉइंट क्या है आपको ध्यान रखना है, जो ग्रेप्स होते हैं, जरा आप ग्रेप्स को स्टडी करें। यदि हम ग्रेप्स पर जिब्रेलिन का स्प्रे करेंगे तो इनकी स्टाल को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। यदि हम ग्रेप्स पर स्प्रे करेंगे जिब्रेलिक एसिड का तो ये क्या करते हैं, इनकी स्टाल को, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। जब लेंथ इंक्रीज कर जाएगी तो यहां पर भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है शुगर केन में भी क्रॉप यील्ड इंक्रीज कर रहा है और ग्रेप्स में स्टाल को इंक्रीज कर रहा है। स्टाल को इंक्रीज करने से भी पर यूनिट एरिया प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, तीसरा जिब्रेलिन कुछ फ्रूट्स की लेंथ को, उनको इलॉन्गेट करता है और उनकी शेप को भी इंप्रूव करता है। जैसे एप्पल को इलॉन्गेट करेगा, ठीक है, उसके साइज को इंक्रीज कर देगा, तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो सेकेंड पॉइंट, जिब्रेलिन इलॉन्गेट एंड इंप्रूव द शेप ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल। तो एप्पल की साइज को इंक्रीज कर रहा है, ग्रेप्स की स्टाल को इंक्रीज कर रहा है जिससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके, और शुगर केन में उसकी स्टेम को इलॉन्गेट कर रहा है। ये इसका एक प्रोमिनेंट यूज है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो स्टेम और इंटरनेट इलॉन्गेशन से ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने। जब हम दूसरी तरफ आते हैं, यहां पर एक पॉइंट आपको और समझना है। जरा देखिए ये प्लांट ये स्मॉल प्लांट है। तो यदि कोई एक जर्मिनेटिंग सीडलिंग है, यदि हम लोग उस पर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दें, जैसे यहां पर इस केस में, तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, तेजी से उनको इलॉन्गेट करा देता है और मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम किसी जुवेनाइल प्लांट पर जिब्रेलिक एसिड को हम स्प्रे कर देंगे तो वो उसकी जुवेनाइल स्टेज को शॉर्ट कर देगा। शॉर्ट मतलब छोटा कर देगा, और उन्हें तेजी से क्या करेगा, मैच्योर एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट कर देगा। तो
कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जिब्रेलिक एसिड का इफेक्ट जुवेनाइल स्टेज पर क्या है, तो हमेशा जुवेनाइल स्टेज को छोटा कर देगा, शॉर्ट कर देगा, प्लांट को तेजी से मैच्योर करा देगा। आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। आप लोग जानते हैं एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है बोल्टिंग, इंपॉर्टेंट इफेक्ट है बोल्टिंग, स्टेम इलोंगेशन। आपको ध्यान रखना है, जो बोल्टिंग है वो एक टाइप का क्या है, स्टेम इलोंगेशन, स्टेम इलोंगेशन जस्ट बिफोर फ्लावरिंग। स्टेम का इलोंगेट हो जाना जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, उसे हम बोल्टिंग कहते हैं। और जिब्रेलिन को, जीए को बोल्टिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, बोल्टिंग हार्मोन के नाम से भी इसको पहचानते हैं। नॉर्मली इसको बोल्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो बोल्टिंग क्या है, स्टेम इलोंगेशन या इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, ठीक है। जैसे कि बीट है, कैबेजेस हैं, ठीक है, और प्लांट्स जिन जो रोसेट है, रोसेट हैबिट वाले प्लांट्स, ये स्टेम इलोंगेशन को ट्रिगर करता है और इस रिस्पॉन्स को बोल्टिंग कहते हैं। अब ये रोसेट क्या होते हैं, तो जैसे एनिमल्स में जो हम लोग स्टडी करते हैं तो ड्वार्फिज्म का केस पढ़ते हैं, बौनापन, उसी तरह से प्लांट्स में, प्लांट में जब आते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी जो ग्रोथ हैबिट है वो बोनी टाइप की होती है, उन्हें हम रोसेट प्लांट कहते हैं। और उनका एक कैरेक्टर ये होता है कि इन प्लांट्स में जब हम उनकी स्टेम पर स्टडी करेंगे तो उनके इंटरनोड्स बहुत छोटे होते हैं और इस तरह से इंटरनोड से जो पत्तियां बाहर आती हैं वो बहुत क्लोजली प्लेस्ड होती हैं। जो पत्तियां हैं वो बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड होती हैं। तो रोसेट प्लांट क्या है, तो आपको इस पॉइंट को समझना है। इज ए केस ऑफ डॉर्फिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी शॉर्ट इंटरनोड एंड क्लोजली स्पेस्ड लीव्स। जो लीव्स होती हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होती हैं, हम ऐसे प्लांट्स को रोसेट प्लांट कहते हैं। और ये क्लोज क्यों है, क्योंकि इंटरनोड बहुत छोटा है। जैसे यहां पर आप इस प्लांट को देख पा रहे हैं, यहां पर जो लीव्स हैं वो लगभग ऐसा पता चल रहा है कि एक ही पोजीशन से क्या हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही है, क्योंकि इनके स्टेम बहुत छोटे हैं। यदि हम ऐसे प्लांट्स पर जिब्रेलिक एसिड स्प्रे कर देंगे तो जिब्रेलिक एसिड इनकी स्टेम को इलोंगेट कर देगा। जब इनकी स्टेम को इलोंगेट करेगा तो जो इनकी लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो दूर दूर हो जाएंगी, उनके बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, ठीक है, उनके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे, कुछ इस तरीके से इनके बीच में क्या आ गया, स्पेस आ गया। हम इस रिस्पॉन्स को क्या नाम देते हैं, बोल्टिंग नाम देते हैं। जैसे आप यहां समझ सकते हैं, स्टेम इलोंगेशन से इनकी पत्तियों के बीच में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ गया। ये प्रोमिनेंट इफेक्ट है जिब्रेलिन का बोल्टिंग पर। तो आपको ध्यान रखना है, बोल्टिंग क्या है, रोसेट हैबिट क्या है, और इस जिब्रेलिन का हम रोसेट प्लांट पर स्प्रे करेंगे तो उनके इंटरनोड इलोंगेट हो जाएंगे, जिससे उनकी पत्तियों के बीच में स्पेस आएगा और हम इस बिहेवियर को या इस ग्रोथ बिहेवियर को हम बोल्टिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि जिब्रेलिक एसिड का सेकेंड प्रोमिनेंट इफेक्ट है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन को ये ट्रिगर करता है। कैसे ट्रिगर करता है उसको समझना है। सीड के इंडोस्टोर में न्यूट्रिएंट स्टोर है और जब तक न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन नहीं होता है, जब तक न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन नहीं होता है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये पॉलीमर के फॉर्म में स्टोर है। जैसे प्लांट के सीड्स में स्टार्च की स्टोरेज होती है, जब तक स्टार्च ब्रेक नहीं होगा ग्लूकोज में, तब तक ग्लाइकोलिसिस नहीं शुरू हो पाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी और जर्मिनेशन की प्रोसेस ट्रिगर नहीं हो पाएगी। तो जिब्रेलिन क्या करता है, या जिब्रेलिन का इफेक्ट सीड जर्मिनेशन पर क्या है, उसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आपको समझना है, बेसिकली थोड़ा समझिए कि सीड का एम्ब्रियो एब्जॉर्ब करता है वाटर। इसने एब्जॉर्ब किया वाटर। इस वाटर एब्जॉर्प्शन के रिस्पांस में ये स्टार्ट करता है सिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन को सिंथेसाइज किया। जिब्रेलिक एसिड एम्ब्रियो से डिफ्यूज होकर के इंटर करता है एल्यूरोन लेयर में। ये एक सेल की लेयर है जो इंडोस्पोर के सराउंडिंग है।
तो एलुरोन लेयर की सेल्स में डिफ्यूज करता है जिब्रेलिक एसिड। डिफ्यूज करके वहां वो ट्रिगर करता है सिंथेसिस ऑफ लिटिक एंजाइम्स, जिनमें से एक प्रोमिनेंट एंजाइम है अल्फा एमाइलेज। एंजाइम है अल्फा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज क्या करेगा, इंडोस्पोर में स्टोर स्टार्च का ब्रेकडाउन शुरू कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या रिजल्ट होंगे। तो स्टोर जैसे ही एम्ब्रियो ने एब्जॉर्ब किया वाटर, तो एम्ब्रियो स्टार्ट करेगा सिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड ट्रिगर करेगा सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज, ये एंजाइम है। और अल्फा एमाइलेज का फंक्शन है ये प्रेजेंट स्टार्च को, जो इंडोस्टोर में स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च प्लांट का स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट फूड मटेरियल है, ठीक है। स्टार्च का ब्रेकडाउन शुरू करेगा। इसके ब्रेकडाउन से रिलीज होंगे ग्लूकोज, और ग्लूकोज एंटर करेगा ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होंगे एटीपी, और इस तरह से एनर्जी लेवल एम्ब्रियो का इंक्रीज होने लगेगा, जो दूसरे फंक्शंस के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ इसी ग्लूकोज को यूज किया जाएगा बायोसिंथेसिस में, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनकी सिंथेसिस में यूज किया जाएगा। और जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा वो होगा सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन। तो आपको इस रिलेशन को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जिब्रेलिक एसिड सीड में प्रेजेंट स्टार्च का ब्रेकडाउन कराते हैं, और जब ये ब्रेकडाउन होगा, स्टार्च का ब्रेकडाउन अल्फा एमाइलेज करेंगे, नॉन एंजाइम है, प्रोटीएजेस भी सिक्रीट होते हैं। और जब स्टार्च का ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज रिलीज होंगे, जिसको ग्लाइकोलिसिस और दूसरी बायोसिंथेटिक रिएक्शन में यूज करेंगे, जिससे एम्ब्रियो की ग्रोथ, नई सेल्स का बनना शुरू हो जाए और एम्ब्रियो ग्रो करने लगे, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर याद रखना है कि जब हम इस केस की स्टडी करते हैं तो इसका एक इंडस्ट्रियल यूज भी है। इंडस्ट्रियल यूज है इसी अल्फा एमाइलेज को, इसी अल्फा एमाइलेज को इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। जो ब्रेड और बियर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज हैं वो अल्फा एमाइलेज का यूज करती हैं। जो ग्रेन्स यूज करते हैं प्रोडक्टिविटी में, उन वहां पर स्टोर स्टार्च की ब्रेकडाउन के लिए। तो ये सीड जर्मिनेशन का इंपॉर्टेंट रोल है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट जिब्रेलिन का और भी है, सेनेसेंस को सप्रेस करना। सेनेसेंस आप समझ पा रहे हैं, ये एक एजिंग प्रोसेस है, जिसे सामान्य भाषा में हम लोग बुढ़ापा कह सकते हैं। तो जिब्रेलिन प्लांट्स में लीव्स और फ्रूट्स के सेनेसेंस को रिड्यूस करता है, इनहिबिट करता है। यदि सेनेसेंस को सप्रेस किया जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि प्लांट्स पर लीव्स या फ्रूट्स जो प्लांट के साथ जुड़े हुए हैं, यदि उनका सेनेसेंस नहीं होगा तो वो इजीली प्लांट से अलग नहीं होंगे। यदि अलग नहीं होंगे तो वो ज्यादा समय तक प्लांट के साथ जुड़े रहेंगे। इस वजह से प्लांट के साथ जब तक वो जुड़े रहेंगे तब तक वो खराब नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिन प्लांट्स के फ्रूट्स काफी तेजी से सेनेसेंस में जाकर के और प्लांट से अलग हो जाते हैं, यदि ऐसे प्लांट में हम जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दें तो उनके फ्रूट्स या लीव्स इजीली अलग नहीं होंगे और वो ज्यादा समय तक प्लांट के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, और इस तरह से उनकी मार्केट वैल्यू बनी रहेगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गया एग्रीकल्चर के नजरिए से, आपको ध्यान रखना है जी। ये डिले सेनेसेंस ऑफ द फ्रूट्स, thus fruits can left on tree longer time as to extend the market period। जो मार्केट पीरियड है वो काफी इलोंगेट कर जाएगा, उसको बड़ा कर लिया जाएगा, अर्थात ज्यादा समय तक उसकी मार्केट वैल्यू बनी रहेगी। आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर केवल फ्रूट्स को नहीं ध्यान देना है, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी पत्तियों का यूज होता है, ठीक है, मार्केट वैल्यू उनकी पत्तियों की है। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें मार्केट वैल्यू उनके फ्रूट्स की है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपको ध्यान रखना है जिब्रेलिन के बारे में। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है जिब्रेलिन, और जिब्रेलिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एक बार रिवाइज करिएगा और देखिएगा क्या फंक्शंस हैं इसके। और अगले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑक्सिन के बारे में। धन्यवाद।